हेलो फ्रेंड्स। करंट अनप्लग बाय राजीव के आज के एपिसोड में मैं आपकी मुलाकात कराने वाला हूं अंग्रेजी के इंग्लिश के बहुत बड़े पोएट सुब्रतो चैटर्जी साहब के पास साहब के साथ में, जो ना केवल इंग्लिश पोएट है, अक्लेम्ड पोएट है, बल्कि जाने माने वेटरन पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं और साथ ही एक टाइम में वो इंग्लिश के प्रोफेसर भी रहे हैं। इन्होंने खुद का अपना बिजनेस भी स्क्रैच से शुरू किया है और काफी अच्छे लेवल तक पहुंचा है। तो इन्होंने एक साथ में, इनके पास में कई सारे हुनर हैं और इन सारे हुनरों का फायदा जो है, उससे जो एक्सपीरियंस मिला है, मैं चाहता हूं कि सर हमारे करंट अनप्लग बाय राजीव के ऑडियंस के साथ में, व्यूअर्स के साथ में शेयर करें। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका और सभी दर्शक साथियों का। थैंक यू सर। आज सर मैं चर्चा करना चाहूंगा आपके साथ में जो ये नेपाल में कल संघर्ष 2-3 दिनों से हम देख रहे हैं और कल हमने देखा कि प्रधानमंत्री ने वहां के इस्तीफा दे दिया, ओली साहब ने। वो 4 बार से प्रधानमंत्री थे। मैं आपका विचार जानना चाहता हूं सबसे पहले तो इस बात पे कि क्या कारण है कि साउथ एशिया जो है वो अपने आप में एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का, आप समझ लीजिए कि पर्याय बन गया है। क्या हम एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के वोल्केनो पे बैठे हुए हैं? क्योंकि 2022 में हमने देखा कि पहले श्रीलंका में विद्रोह हुआ, राजपक्षा बंधु जो हैं वो सत्ता से बाहर हुए। उसके बाद में हमने देखा कि किस तरीके से इमरान खान को जब अरेस्ट किया गया तो उसके बाद में एक विद्रोह की लहर सी पाकिस्तान में जो है वो पनपी। और उसके बाद में 2024 में हमने देखा कि हमारे एक और पड़ोसी देश बांग्लादेश में शेख हसीना को अपदस्थ कर दिया गया, उनको भाग के भारत में शरण लेनी पड़ी। और फिर 2025 में हम देख रहे हैं कि नेपाल में संघर्ष जो है वो आरंभ हुआ और प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। तो क्या कारण है कि जो साउथ एशिया जो है वो काफी ही तेजी से पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी का जो है, इनस्टेबिलिटी का जो है वो एक एपिसेंटर बनता जा रहा है? क्या कारण देखते हैं सर? राजीव जी, ऐसा है कि दर्शकों को जानकारी के लिए बता दूं, आप पूरे चीज को एक विश्व परिदृश्य में देखने की कोशिश करें। इनको आइसोलेटेड ढंग से एनालिसिस करना ना उचित है, ना इससे कुछ बात समझ में आती है। 1991 में गोर्बाचेव के आने के बाद, सोवियत संघ के पतन के बाद, आप समझ लो कि अमेरिकन इंटरेस्ट एक सर्च लाइट की तरह, ह्यूज सर्च लाइट। एक मैं उपमा दे रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। वो सर्च लाइट पूरी दुनिया में घूमती रहती है और कहीं पर जाकर उसका स्पॉट फिक्स होता है, जैसे आप नाटक में देखते होंगे स्पॉटलाइट जिसको कहते हैं। और उसमें क्या होता है कि वो पर्टिकुलर एरिया इल्यूमिनेट हो जाता है और तब वो शार्प फोकस में आ जाता है। और उस शार्प फोकस में आप देखोगे कि एक नई कहानी उभर के आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इसकी शुरुआत हुई प्रेसिडेंट गोर्बाचोव के आने से और यूएसएसआर के पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन से। जब यूएसएसआर का पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन हुआ, उस समय यूएस फोर्सेस की जो स्पॉटलाइट थी, उनका जो कंसंट्रेशन था वो ईस्टर्न यूरोप था। उसमें आप देखेंगे जॉर्जिया, हर्जेगोविना, चेचन्या, बोली, जितने भी यूएसएसआर से अलग हुए स्टेट्स में, आर्मेनिया, जितने भी थे, वहां पर एक पॉलिटिकल अपराइजिंग हुई। उस पॉलिटिकल अपराइजिंग में धीरे 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 करके पोलैंड, हंगरी, आज का यूक्रेन, हर जगह, यूक्रेन जिसकी कड़ी में आखिरी कड़ी थी, वहां पर प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट्स एस्टेब्लिश हुए। और सोवियत संघ का विघटन सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं हुआ, उसका विघटन आइडियोलॉजी के स्तर पर भी हो गया, क्योंकि कम्युनिज्म बैक स्टेज में चली गई। खुद रूस में कम्युनिज्म बैक स्टेज में चली गई, गोर्बाचोव की कृपा से और बोरिस येल्त्सिन जैसे शासकों की कृपा से। जब वहां पर चीजें सेटल डाउन कर गई काफी हद तक, तब मामला आ गया मिडिल ईस्ट से लेकर अफगानिस्तान तक को वार थिएटर में चेंज किया गया। उस समय इराक में तख्ता पलट हुआ, जिसकी आखिरी कड़ी सीरिया में है, असद को भगाने के साथ। अफगानिस्तान में हुआ। बाकी जो यूएई, कतर वगैरह जो कंट्रीज है, वो तो पहले से ही अमेरिकन इन्फ्लुएंस में थे।
लेटेस्ट कड़ी में आपका इजराइल और ईरान का युद्ध, क्योंकि ईरान एकमात्र देश है जो कि एंटी अमेरिकन लॉबी में है, उसको भी इजराइल के साथ युद्ध में इन्वॉल्व कर दिया गया। वहां पर तख्ता पलट की कोशिशें हुई जो अब तक नाकामयाब नहीं है, कब कामयाब हो जाए किसी को नहीं मालूम। जब उस वार थिएटर्स के साथ साथ पैरेलल अमेरिकन इंटरेस्ट को जो चोट पहुंचाने वाली ताकत थी, चीन बहुत तेजी से उभरा। खास करके चीन का जो रोल था ईरान को बचाने में, वो रूस से कहीं ज्यादा था। तो चीन के सहारे ईरान बचा हुआ है। तो चीन के चलते ईरान में अमेरिका अपना पैर फैला नहीं पा रहा। तो चीन को कैसे कमजोर किया जाए? देखिए, यहां पर सुपर पावर्स की लड़ाई हो रही है। ये नेपाल और अमेरिका की लड़ाई नहीं, ये चाइना एंड अमेरिका की लड़ाई। तो चीन के इन्फ्लुएंस में जो देश आएंगे, पहले उनको तबाह किया जाए। तो चीन के इन्फ्लुएंस में साउथ एशिया में दो देश बहुत अच्छे से थे। एक बांग्लादेश, शेख हसीना के चलते एंटी अमेरिकन लॉबी की थी, और एक नेपाल ओली के चलते जो कि प्रो चाइना था। अब उसको डिस्टेबलाइज करने के लिए अमेरिका ने ये खेल रचा। अब आप देख लीजिए सिमिलरिटी इन पैटर्न। बांग्लादेश में छात्रों का कहा गया स्वतः स्फूर्त आंदोलन, उस स्वतः स्फूर्त आंदोलन का कोई नेतृत्व नहीं था। जो था स्टूडेंट लीडर्स, जैसे हमारे यहाँ जेपी आने के पहले 1974 के आंदोलन में, जिसके हम लोग साक्षी रहे, जिसके लिए हम लोग जेल गए किसी जमाने में। तो हमारा कोई पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं था। जयप्रकाश नारायण तो पटना के गांधी मैदान की रैली के बाद आए, उसके पहले तो जेपी नहीं थे हमारे आंदोलन में। तो आंदोलन तो गुजरात से शुरू हुआ था, बिहार आ गया, है ना। तो बाद में एक चेहरा आया जयप्रकाश नारायण। इसी तरह से बांग्लादेश में आप देखो, कोई लीडरशिप नहीं थी, लेकिन लीडरशिप कौन आया? मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस कौन है? जिनको कि अमेरिका ने नोबेल प्राइज दिया था रूरल बैंकिंग एंड इकोनॉमी के साथ। मतलब क्या हुआ कि पीछे से सीआईए का सपोर्ट था पूरे आंदोलन में। पहले उन्होंने आंदोलन को एक अपॉलिटिकल फेस दिया। अपॉलिटिकल फेस होने से राजनीति से, तुच्ची राजनीति से, पार्टी की दलगत राजनीति की जो टुच्चापन है, लुच्चापन है साउथ एशिया में, उससे आजीज आए हुए लोग, खासकर जी जेड जिसको कहते हैं, उससे जो आजीज आ गए लोग, वो पीढ़ी जो है वो मेंटली अपने को जोड़ दी, जुड़ा हुआ महसूस। क्योंकि आप देखो कि आज के जनरेशन में राजनीति के प्रति जो दलगत राजनीति है, ट्रेडिशनल राजनीति है किसी भी देश में, उसके प्रति एक असीम अविश्वास और यहां तक कि घृणा का वातावरण। क्यों है? क्योंकि वो देख रहा है कि सारे नेता चोर, सारे नेता भ्रष्ट, सारे नेता अपने बच्चों को आगे बढ़ाते हैं। नेपोटिज्म है, जिसको नेपोटिज्म कहा गया। तो इन सब के अगेंस्ट में, जैसे आंदोलन में भारत में हुआ कि भ्रष्टाचार हो रहा है, नेपोटिज्म हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन बाद में कौन उभरा नेता बन के? नरेंद्र मोदी। तो पैटर्न सब एक ही है। आप इस बात को समझो, जो आंदोलन शुरू होता है वो अपॉलिटिकल होता है। जब अपॉलिटिकल होता है, गैर राजनीतिक होता है, तो जो तटस्थ लोग हैं या गैर राजनीतिक पीढ़ी है, खास करके युवा पीढ़ी, वो उसके साथ मानसिक जुड़ाव का अनुभव करती है, वो उनके साथ जुड़ जाते हैं। लेकिन जुड़ जाने के बाद क्या? तख्ता पलट के बाद क्या? देन व्हाट? पॉलिटिकल वैकम तो नहीं रह सकता किसी देश में। पॉलिटिकल वैकम तो किसी सिस्टम में हो नहीं सकता। तो ऑल्टरनेटिव कौन आता है? कहीं पर नरेंद्र मोदी आते हैं, कहीं पर मोहम्मद यूनुस आते हैं, और अभी काठमांडू के मेयर शाह जी आ रहे हैं ना। सेम पैटर्न हो गया। श्रीलंका में क्या हुआ? आपने सरकार उखाड़ दी, भवन पर कब्जा कर लिया, उसके बाद कौन आया? वो प्रो चाइनीज लेफ्टिस्ट लीडर आ गया, है ना। तो श्रीलंका पर
अगला निशाना जो लोग कह रहे हैं ना भारत है, अगला निशाना भारत नहीं है। जिसको थोड़ी भी राजनीतिक समझ है वो ये समझ लेगा कि अगला निशाना श्रीलंका है, क्योंकि श्रीलंका बैठा है चीन की गोद में, भारत नहीं बैठा है, भारत अमेरिका की गोद में बैठा हुआ है। नेक्स्ट टारगेट इज श्रीलंका। तो ये चीन को कमजोर करने के लिए, बढ़ते हुए चीनी प्रभुत्व को कमजोर करने के लिए ये खेल खेला था। पाकिस्तान में आप चीन का बुरा नहीं कर सकते क्योंकि बॉर्डर पोर्ट उसने बना लिया। पाकिस्तान का बंदरबाट किया गया है चीन और अमेरिका के बीच, जैसे चीन का बंदरबाट लेमन स्लाइसिंग ऑफ चाइना में किया था जापान और यूरोपीय ताकतों ने मिलकर, ठीक वही खेल यहाँ पर किया है। अब क्या है, नेपाल के आंदोलन में एक चीज जो है, 2 फ्रीक इंसिडेंट्स हुए हैं जिस पर लोगों का ध्यान नहीं जा रहा। पहला इंसिडेंट जो हुआ है वो कि नेपाली संसद जो सुप्रीम कोर्ट में आग के हवाले कर, ये क्यों हुआ? श्रीलंका में राष्ट्रपति भवन पर कब्जा किया गया, बांग्लादेश में भी किया गया, हसीना के सोफा को लेकर माथे पर ढोकर ले गए, वहां तक सही है। लेकिन संसद को आग लगा देना और सुप्रीम कोर्ट को आग लगा देना, ये 2 ऐसी घटनाएं हैं जिसके प्रति आने वाली जो निजाम है उसको भी सतर्क रहना पड़ेगा। क्यों कि CIA स्पॉन्सर्ड इस मूवमेंट में अब तो खुल के आ गया ना कि कोका कोला और ये हामी नेपाली को फंडिंग कर रहे थे, ये तो आ गया। वही लोग वीरेंद्र शाह को, वो जो शाह है उसको नया प्रेसिडेंट के रूप में एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो जाके अमेरिकन राजदूत से और जापानी राजदूत से हाथ मिला रहा है, तस्वीरें आ रही है, सब कुछ तो आ गया नेट पर। लेकिन इस आंदोलन में एक लाइन ऐसा है जिसको लोग नहीं समझ रहे, वो है एक्सट्रीम मार्क्सिस्ट इन्वॉल्वमेंट। वहां पर चीन ने भी खेल खेला है, चीन ने अपने भी लोगों को, समर्थकों को जोड़ दिया है आंदोलन से, भीड़ का हिस्सा बना दिया। उसका नतीजा है वहां पर संसद का आग लगाना। इसका मतलब क्या है कि जो बुर्जुआ पूंजीवादी लोकतांत्रिक चुनावी राजनीति की व्यवस्था है जिसका सिंबल है ऐसे एक किसी देश का संसद, उसी को आग के हवाले कर दो। उस व्यवस्था के पोषक तत्वों के रूप से सबसे बड़ा जो सिंबल है सुप्रीम कोर्ट, उसको आग के हवाले कर दो। ये कौन करता है? परिवर्तनवादी शक्तियां ये काम नहीं करती, आंदोलनकारी शक्तियां ये काम नहीं करते। देखो एक डिफरेंस है जिसको समझना पड़ता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एन अपराइजिंग एंड ए रिवॉल्यूशन। जब मैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात करता हूँ 1789 में, मैं कतई मानने को तैयार नहीं हूँ कि फ्रेंच में रिवॉल्यूशन शब्द जोड़ना चाहिए। फ्रेंच अपराइजिंग, बस्तील का किला ढहता है, लुई 14 को गिलेटिन के नीचे लाया जाता है, उसके 12 साल के बच्चे को भी मार दिया। मेरी अंतोना तक तो ठीक था जो कहती थी कि अगर भूख लगी है, रोटी नहीं मिलती है तो केक खाओ, ब्रेड नहीं मिलता। लेकिन नेपाल में जो पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी की हत्या हुई, ये किन तत्वों ने? उस महिला का क्या दोष था? अराजकता की सीमा यहां तक बढ़ गई कि अब वित्त मंत्री को दौड़ा दिए, पीट दिए, ये जो पर्सनल लेवल पर वायलेंस आ गया, ये पर्सनल लेवल पर वायलेंस तो मुसोलिनी के खिलाफ हुआ था। इतिहास में देखो, हसीना के खिलाफ नहीं हुआ, विक्रम सिंघे के खिलाफ नहीं हुआ, इमरान के खिलाफ भी नहीं हुआ, जियाउल हक के खिलाफ भी नहीं हुआ, फांसी नहीं हुआ, अलग बात। लेकिन जनता जब पर्सनल लेवल पर मेरी एंटोनेट के 12 साल के बच्चे को भी गिलेटिन के नीचे ला देती है, तो वो एक अराजकतावाद का एक्सट्रीम है। एक एक्सट्रीम वो है। दूसरा एक्सट्रीम क्या है? संसद और सुप्रीम कोर्ट को आग लगा देना।
इसका मतलब उस पूरी व्यवस्था को चेंज करने की लड़ाई में जो लोग हैं, जो वहां के कम्युनिस्ट लोग हैं, मार्क्सिस्ट लोग हैं, अतिवादी जो है, जो हमारे यहाँ माओवादी कहते हैं, नेपाली माओवादी समझ लीजिए, यानी उनकी भी भूमिका है, वो भी इस आग में हाथ ताप लिए, क्योंकि जो लोग बनाना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर नई संसदीय व्यवस्था के तहत, वो संसद क्यों फूकेंगे आप मेरे को बताओ? सर कोई मैं औचित्य है? जी, मैं एक चीज आपसे समझना चाहूंगा कि आपने जो कहा उसका सार ये है कि अमेरिका और चाइना के बीच के संघर्ष का ही नतीजा हम देख रहे हैं कि अलग अलग साउथ एशियन कंट्रीज में कौन रिवोल्ट किए हो थे? रहा है, अपराइजिंग हो रहा है, ठीक है। बट ये अपराइजिंग भी तो तभी होगा ना जब जनता के अंदर में आक्रोश होगा। तो ये आक्रोश जो है वो क्यों है? जी, यू हैव ए पॉइंट, यू हैव ए पॉइंट। मेन चीज वही है, जब तक आपके घर में आग नहीं लगी हो तो अगला आके घी डाल के करेगा। सूखी लकड़ी पर घी डालने से तो अपने आप में आग नहीं लगती ना। तो हुआ क्या है कि ये जो पूरा साउथ एशिया है, भारतीय उपमहाद्वीप जिसको हम लोग कहते हैं, इसमें सबसे सशक्त लोकतंत्र जो था, स्वस्थ लोकतंत्र जो था, वो भारत। नेपाल क्या था? नेपाल भारतीय सहायता के नीचे पलता हुआ एक छोटा मोटा हिंदू राष्ट्र था, हाँ मोनार्की था, हाँ ठीक है, मोनार्की था। पाकिस्तान शुरू से ही मिलिटरिज्म। मिलिट्री रेजिम था। इंदिरा ने बांग्लादेश को अलग करके वहां पर बैठा के मुजीबुर रहमान को भारतीय जो लोकतांत्रिक परंपरा, स्वस्थ लोकतांत्रिक जो परंपरा है, उसको बढ़ाने का काम किया इंदिरा जी ने। इसीलिए वहां पर 50 साल तक चला। अब हसीना का पदस्थापन। लेकिन यहां पर मैं आ रहा हूं एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर जिसको लोग ध्यान ही नहीं देते, द इफेक्ट ऑफ पोस्ट कोलोनियलिज्म ऑन द सबकॉन्टिनेंट पोलाइटी। ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है आज के दिन में। क्या है कि हमारी जो भी लोकतांत्रिक संस्थाएं बनी थी, वो 10 डाउनिंग स्ट्रीट दैट इज लंदन प्राइम मिनिस्टर, उनके द्वारा स्थापित किए जो इंस्टीट्यूशंस थे उसी का भारतीयकरण किया गया था। सुप्रीम कोर्ट अंग्रेजों के जमाने में भी थी, पार्लियामेंट भवन अंग्रेजों ने बनवाया था। सिर्फ भवन नहीं, ये इंस्टीट्यूट्स बनाए थे, तभी हमारे देश में नेशनल गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी, है ना, नेहरू जी जिसके प्राइम मिनिस्टर थे। तो ये सारी संस्थाएं जो थी, यहाँ की ब्यूरोक्रेसी कहो, यहाँ की जुडिशियरी कहो, यहाँ का संसद कहो या संसदीय व्यवस्था कहो, ये तो अंग्रेजों की देन। अब क्या है कि नेहरू इंदिरा जैसे लोग जब तक रहे भारत में, या मनमोहन सिंह भी कुछ हद तक रहे, इन लोगों ने वो जो विरासत थी, राजनीति का में भी एक संस्कृति होती है, राजनीति की संस्कृति जिसको हम कहते हैं, कल्चर ऑफ पॉलिटिक्स, वो जो कल्चर थी उस विरासत को ये लोग जिंदा करके रखे। इसीलिए आपके यहाँ कंट्रोलर ऑडिटर जनरल में विनोद राय जैसे लोग भी आते रहे जिन्होंने गलत रिपोर्ट दिया, लेकिन चूंकि वो स्वतंत्र संस्था थी और मनमोहन सिंह गवर्नमेंट उसको स्वतंत्र संस्था मानती थी, इसलिए विनोद राय को उन्होंने पद से नहीं हटाया था। आज कैग कितने रिपोर्ट दे रही है आप खुद देख लो। चलिए, न्यायपालिका मनमोहन सिंह के गवर्नमेंट के बहुत सारे फैसलों के अगेंस्ट में फैसले देती थी, लेकिन मनमोहन सिंह ने कभी भी किसी चीफ जस्टिस के घर में जाके गणेश आरती नहीं किया ना। इसी तरह से चुनाव आयोग, पीएम स्टेशन किसके जमाने में आए थे? कांग्रेस के जमाने से आए थे। इससे सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ? कांग्रेस को हुआ। लेकिन कांग्रेस ने टीएम स्टेशन को नहीं हटाया था, न ये कहा कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की कोई भूमिका नहीं होगी। ये क्यों नहीं था और आज ये क्यों है?
इस पर सोचिए। ये इसलिए नहीं था कि कांग्रेस ने जो विरासत संभाली अंग्रेजों के समय बाद, उसमें ब्रिटिश जो इंस्टीट्यूशनल प्योरिटी थे, जो यूरोपियन इंस्टीट्यूशनल सैंक्टिटी के प्रति जो आदर था, सम्मान था, उनके इंडिपेंडेंस के प्रति, वो एक कॉलोनियल लीगेसी थी। आप इसको समझो। इसी कॉलोनियल लीगेसी को हम लोग गाली देते हुए बड़े हुए, हमारे हमारे हमारी जो आज की जनरेशन है, उनको समझ में नहीं आया कि कॉलोनियल लीगेसी में भी बहुत सारी पॉजिटिव चीजें थी, जिसके चलते यूरोपियन डेमोक्रेसी सिर्फ इलेक्टोरल डेमोक्रेसी नहीं, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी बन गई। जब आप इंस्टीट्यूशनल सैंक्टिटी को बनाए रखते हैं, बनाकर रखते हैं, तो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी नहीं रह जाती डेमोक्रेसी, वो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी होती है। तब 15% टैरिफ लगने पर जापान के प्राइम मिनिस्टर को रेजिग्नेशन देना पड़ता है। दैट इज पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। क्योंकि वहां पर कोई ज्ञानेश कुमार और राजीव कुमार नहीं है जो आपको 2 करोड़ वोट काट के 2 करोड़ वोट जीत के आपकी जीत को सुनिश्चित कर देगा और सुप्रीम कोर्ट पर मुजरा होता रहेगा। सूर्यकांत मिश्रा को ओपनली जूता मारेगा, चुनाव आएगा, सूर्यकांत मिश्रा चुपचाप बैठे रहेंगे, ये आदमी चीफ जस्टिस में जा रहा है। लानत है ऐसे लोगों पर। तो ये पोस्ट कॉलोनियलिज्म के नाम पर हमने लुम्पेनाइजेशन ऑफ द सोसाइटी को आगे बढ़ाया। इसकी शुरुआत मोदी जी कब किए? जब उन्होंने सेंट्रल विस्टा बनाया कोरोना के टाइम में। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट के समय का बना हुआ जो ओक डेस्क है, उस पर बैठकर अमेरिकी राष्ट्रपति आज भी अपने को गौरवान्वित महसूस करता है। लेकिन आपको अब उस पार्लियामेंट में बैठने में शर्म आती है जिस पार्लियामेंट से नेहरू जी ने ट्रस्ट विद डेस्टिनी टाइप का स्पीच देकर पूरी दुनिया में वो एक वर्ल्ड लीडर का इमेज बनाए थे। समझो कि आपके अंदर हीन भावना कितनी, आप किस दर्जे तक गिरे हुए आदमी कि आपको अपनी विरासत को आगे बढ़ाने की तो दूर की बात है, उस विरासत में जो अच्छी चीजें हैं उसको बोझ संभालने की भी कैपेसिटी आपके अंदर में नहीं। आप समानांतर व्यवस्था क्रिएट करना चाहिए। तो उसमें क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट नंगा हो गया, सीएजी खत्म हो गया, चुनाव आयोग खत्म हो गया, ब्यूरोक्रेसी खत्म हो गई। सारे जो आपके कॉलोनियल इंस्टीट्यूशंस थे, जो हमारे स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जरूरी थे, वो सारे के सारे खत्म हो गए पोस्ट कॉलोनियलिज्म के नाम पर, है ना। अब बीच बाजार में नाचेगा रहा, ये स्थिति आ गई। तो मैं थोड़ा सा विस्तार से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो पॉलिटिकल लूज स्फीयर है, लूज स्फीयर मींस जो आइडिया के लेवल पर जो स्फीयर होता है, जो पूरे राजनीतिक विमर्श और आदर्श को बदल देता है, जब तक उसकी समझ नहीं होगी आप इन चीजों को लोग नहीं समझेंगे। तो उसमें क्या हुआ कि अब हम लुम्पेनाइज्ड कंट्री बन के रहे, टोटली लुम्पेन। सवाल कोई हो नृप हमें का हानि का नहीं है, वो चीजें पुरानी चीजें। अब सवाल ये है कि ये न तेना प्रकार है ना, अगर हम शक्ति में आ जाते हैं, पावर में आ जाते हैं, चाहे उसके लिए हमें गोधरा करना पड़े, चाहे उसके लिए हमें पहलगाम करना पड़े, चाहे उसके लिए हमें पुलवामा करना पड़े, यानी जब क्रिमिनल सोसाइटी का हीरो बन जाए तब क्या बचता? जब सारे धुरंधर हत्यारे। अब मैं आ रहा हूं आपके उसी सवाल पर, मैं आ रहा हूं। थोड़ा सॉरी, मैं थोड़ा विस्तार में चला गया क्योंकि कहने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। तो होता क्या है कि भारत पर इसका असर क्या होगा? अब सारे लोग इस बात को लेकर चिंतित है ना। भारत पर इसका कोई असर नहीं। मैं एक लाइन में बताता हूं क्यों। क्योंकि भारत में जो आप पॉलिटिकल लीडरशिप, वो पहले ही अमेरिका परस्त, उसको 50% टैरिफ लगा दो, दुम हिलता रहेगा। हथकड़ियों में बांध के भारतीयों को भेज दो,
तो मिलता रहेगा। ब्रिक्स करेंसी पर ऑब्जेक्शन नो बोलो तो मिलता रहेगा। तो मोदी जैसे हिलती हुई दुम भारत की राजनीति में कहां मिलेगी? राहुल को लाएंगे। राहुल तो 2 दिन में अमेरिका को जूते मारकर सीधा कर देगा, इंदिरा गांधी का पोता। किसको लाओगे? तीसरा कोई फेस है जिसके पीछे लोग खड़े हैं? ऑल इंडिया कोई चेहरा है? मोदी के बाद राहुल है, कोई ऑल इंडिया चेहरा नहीं। तो नहीं, अमेरिका के पास राहुल के ऊपर में आपने क्या बोला? राहुल गांधी पे वो थोड़ा सा फिर से एक्सप्लेन कीजिए। राहुल गांधी जो है वो इंदिरा गांधी की विरासत संभाल के बैठा हुआ है, नेहरू इंदिरा की विरासत। क्या अमेरिका चाहेगा कि नेहरू इंदिरा के विरासत का कोई बंदा आ जाए? और क्या राहुल के रहते हुए मोदी को हटाकर आप किसी तीसरे व्यक्ति को ला सकते हैं जो कि जनमाननीय में सर्वज्ञान होगा? द आंसर इज नो। तो अमेरिका के लिए दिक्कत क्या है इंडिया में कि अमेरिका का इंडिया में चॉइस बिटवीन डेविल एंड द डीप सी। या तो मोदी के साथ रहो, नहीं तो राहुल के साथ रहो। राहुल के साथ रहने का मतलब है खुदकुशी करनी, तो अपनी मौत को चाहेगा। तो भारत में कितना भी असंतोष हो, कितना भी वोट चोरी, भले बिहार इलेक्शन लुट जाए। अभी मैं सुन रहा था किसी का पॉडकास्ट, लोग कहते कि बिहार इलेक्शन अगर लुट गया तो बिहार में क्रांति हो जाएगी। कुछ नहीं होगी, कुछ नहीं होना। यहाँ अमेरिका पैसा लगाएगा ही नहीं। यहाँ फोर्ड फाउंडेशन पैसा लगा चुका है 2014 में, मोदी को ला चुका है। विवेकानंद फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन किसके पैसे से चला? फोर्ड फाउंडेशन किसका पैसा है? सीआईए के साथ क्या लिंक है? छुपा हुआ है क्या? ये नए तरीके से बताने की जरूरत है। तो आपकी बातों से जो समझ में आ रहा है प्रोड्यूसर साहब, कि आप बोल रहे हैं कि सब चीज के मूल में, गर्भ में जो है वो सीआईए है और अमेरिका है, ठीक है? सीआईए और अमेरिका है। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ कि लेकिन वो तब है जब आप पोस्ट कोलोनियलिज्म के असर से आपने सारे इंस्टीट्यूशन को खत्म कर दिया। नेपाल में भी यही हुआ था, बांग्लादेश में भी यही हुआ था। देख लीजिए, आपकी बात के हिसाब से सीआईए और अमेरिका इन सभी चीजों के गर्भ में है। पर मैं आपसे ये जानना समझना चाहता हूँ कि भाई जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं, यदि आप अमेरिका इंडिया निकाल दें तो इंडिया के अलावा जितनी भी इकोनॉमीज हैं, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो श्रीलंका हो, ये बहुत छोटी इकोनॉमी है, ऑलमोस्ट 1/10 है इंडियन इकोनॉमी की, ठीक है? और इंडिया आप बोल रहे हो कि वैसी दुम हिलाया हुआ टॉमी बना हुआ है वो अमेरिका का। नरेंद्र मोदी जब तक है सत्ता में, भाजपा जब तक है सत्ता में, ये प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट है, ओके? तो इंडियन गवर्नमेंट ही इनके साथ में है। और यदि हम ईस्ट की तरफ से देखें कि जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, ताइवान हो गया, ये इस तरीके के जो मुल्क हैं जो नेचुरल अलाइज हैं अमेरिका के, तो वेस्ट की तरफ से भारत, ईस्ट की तरफ से जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, ये सब जब कंट्रीज थे, उसने अपने विद्रोही मतलब दुश्मन चाइना को घेर के रखा है। तो ये छोटी छोटी कंट्रीज जिनकी ना इकोनॉमी कोई बहुत बड़ा मार्केट अमेरिकन प्रोडक्ट को देने वाली है, ना कोई बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि इंडिया अपने आप में इन सबको ऐड कर ले तो भी इंडिया के बराबर नहीं पहुंचेंगे, मतलब उससे आधे से भी कम रहेंगे। तो क्यों अमेरिका जो है वो इन छोटी छोटी इकोनॉमीज में, कंट्रीज के ऊपर में इतना समझ जाया कर रहा है? आप इकोनॉमी को स्ट्रेटेजिकल जियोपॉलिटिक्स के साथ कैसे रिलेट करते हैं, इसमें आपके सवाल का जवाब छुपा है। सवाल साइज ऑफ द इकोनॉमी नहीं है। एल सल्वाडोर की साइज ऑफ द इकोनॉमी क्या थी? नेपाल का भी 10 गुना वो बैकयार्ड में था। एल सल्वाडोर इज इन द बैकयार्ड ऑफ अमेरिका, वो अपने बैकयार्ड ऑफ अमेरिका। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस सेम थिंग। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है? अगर पाकिस्तान कब्जा में रहेगा तो चीन पर दबाव रहेगा, ईरान पर रहेगा, पूरे मिडिल ईस्ट पर रहेगा। अगर नेपाल पर कब्जा रहेगा तो चीन का इंफ्लुएंस हिमालय के इधर पार नहीं पहुंचेगा। अगर बांग्लादेश पर कब्जा रहेगा तो चीन का इंफ्लुएंस बांग्लादेश के पोर्ट पर नहीं रहेगा।
ये स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट कंट्रीज है राजीव जी, दे आर नॉट इकोनॉमिकली कंट्रीज। इनको खिलाने पिलाने में जॉर्जिया वगैरह जो सोवियत संघ से अलग हुए थे, उनको खिलाने पिलाने, आप जापान की बात कर रहे हैं, जापान को 40 साल तक किसने खिलाया था? आज जो जापान सुपर मैं ये समझना चाह रहा हूँ मैं तो कह रहा हूँ सर कि इंडिया ऑलरेडी इनके जेब में है। जब तक नरेंद्र मोदी सरकार है, इंडिया आप बोल रहे हैं कि कंप्लीटली प्रो अमेरिका है। तो जब प्रो अमेरिका, इस रीजन की सबसे बड़ी इकोनॉमी प्रो अमेरिका है, अमेरिका की जेब में है, तो अमेरिका और सीआईए इतना समय क्यों जाया कर रहे हैं अमेरिका चाइना को कंटेन करने की? स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की, नॉट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। वहीं पर मैं आ रहा था, अमेरिका ने जितने जगह तख्ता पलट की है आज तक, इतिहास में उठा के देखिए, सारे कंट्रीज को खिलाते पिलाते अमेरिका खुद ब्लीड करता रहा। अमेरिकन टैक्स पेयर्स के मनी से उनको खिलाया गया। मैं जापान का उदाहरण आपको क्यों दे रहा हूँ? एक एटम बम गिराने का गिल्ट अकेला काफी नहीं था जापान को 50 साल तक फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए। वो इसलिए जरूरी था क्योंकि फार ईस्ट में चाइना को कंटेन करने के लिए उसी में जापान का इंपॉर्टेंस जरूरी है, उसको ताकत देना जरूरी है। ठीक है, उसका मिलिट्री पावर नहीं दिया, आपने इकोनॉमिक सुपर पावर बना दिया। आज वो चीन का देता रहा है ना। तो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस जो होती है, ज्यादा सभी जानते हैं पाकिस्तान एक भिखारी मुल्क है, तो क्यों चीन उसको सपोर्ट देकर बैठा हुआ है, क्यों अमेरिका उसको सपोर्ट देकर बैठा हुआ है? बिकॉज ऑफ द स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। भारत का दुर्भाग्य क्या है जानते हैं? भारत विभाजन की सबसे बड़ा दंश भारत को कैसे झेलना पड़ा मालूम? दंगों में नहीं, हजारों लोग मरते हैं, करोड़ों लोग पैदा होते हैं। ये सब कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर कोई गिनती नहीं होती मरने और पैदा होने की। जितना मरते हैं उससे 10 गुना पैदा होते हैं रातों रात। लैंड चला गया एवनी। असल क्या हुआ, भारत की जो भू राजनीतिक वर्चस्व था, जिसको जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस कहते हैं, जिसके चलते एक स्ट्रेटेजिक वैल्यू होता है किसी कंट्री का जियो पॉलिटिक्स में, वो स्ट्रेटेजिक वैल्यू ही खत्म हो गई। पाकिस्तान के अलग होने से तो भारत का जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस था टू कंटेन अफगानिस्तान एंड मिडिल ईस्ट एशिया, वो खत्म हो गया, वो पाकिस्तान के हिस्से चला गया। जब इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग किया, तो इंदिरा गांधी उसको क्यों पाल पोस कर रखती थी? बिकॉज ऑफ द स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ बांग्लादेश। क्योंकि बांग्लादेश अगर हाथ से निकलेगा तो किसकी गोद में जाएगा? वो चीन की गोद में जाएगा। कोई पावर ही नहीं उसके साथ। आज भारत का कोई स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस नहीं है, इस बात को समझिए राजीव जी। इंडिया मे बी ए वेरी बिग इकोनॉमी, इंडिया मे बी द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, India may have one of the biggest armies in the world, but India has zero strategic importance. तो ये असल चीज जी, बहुत बढ़िया। मैं ये चलते चलते आखिरी एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा। आपने बोला इंडिया में कुछ नहीं होगा क्योंकि गवर्नमेंट जो है यहाँ वो प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट है, तो इसलिए इंडिया के अंदर में कुछ होने जाने का नहीं है, भले यहाँ कितना भी जनता में आक्रोश रहे, विद्वेष रहे। अमेरिका इसमें पैसा देगा, हाँ, लोग खुद निकले, कोई अलग बात। तो अब मुझे ये समझाइए कि नेपाल कब तक जलता रहेगा? नेपाल मुश्किल से 5-7 दिन और, 5-7 दिन और बस वो आ जाएगा। शाह, अमेरिका का मोहरा बैठ गया, यूनुस साहब उधर बैठ गए, इधर शाह बैठ गए, उधर तो बैठे हुए हैं मुनीर साहब, हो गई अमेरिका। इधर तो मोदी सबसे बड़ा डॉग जो है वो अमेरिकन इंपीरियलिज्म को तो बैठे ही, क्या बचा? चाइना क्या है? चाइना ट्रेडर है। चाइना 123 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट इंडिया को करता रहेगा, 5 बिलियन डॉलर का माल मंगवाता रहेगा। चाइना इज हैप्पी सिचुएशन। तो इंडिया का लोग दोनों पावर जो है विन विन सिचुएशन में, इसीलिए ना चाइना यहाँ कुछ भड़काएगा ना ये करेगा, अमेरिका करेगा। तो मैं जनता की, दर्शकों की समझ के लिए एक समराइज कर देता हूँ। चैटर्जी साहब का ये मानना है कि जितने भी साउथ एशिया में हम विद्रोह देख रहे हैं, इसके कहीं मूल और गर्भ में अमेरिका और सीआईए है, और अमेरिका और सीआईए का इंटरेस्ट साउथ एशिया में इसलिए है क्योंकि वो चाइना को कंटेन करना चाहते हैं।
चाइना आज की डेट में अमेरिका का घोर विरोधी है। हमने चैटर्जी साहब से ये भी पूछा कि इसका इम्प्लीकेशन इंडिया के लिए क्या होगा। उनका मानना है कि भारत में प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट बैठी हुई है, तो भारत में कुछ होने जाने का नहीं है, क्योंकि जब तक यदि जनता खुद से होके अगर निकल आए सड़कों पे तो बात अलग है, अन्यथा अमेरिकन स्पॉन्सर्ड जो विद्रोह हमने श्रीलंका या बांग्लादेश या नेपाल में देखे हैं, उस तरीके का कोई विद्रोह हमें इंडिया में होता हुआ नजर नहीं आएगा जब तक भाजपा या नरेंद्र मोदी की सरकार भारत में बनी रहेगी। चैटर्जी साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय करंट अनप्लग बाय राजीव के दर्शकों के लिए दिया। हम आपको टाइम टू टाइम ऐसी कष्ट देते रहेंगे, आपके ज्ञान का भरपूर लाभ उठाते रहेंगे और उम्मीद है कि जल्दी हम फिर से एक बार चर्चा में आपके साथ कोई अन्य विषय पे चर्चा करेंगे। थैंक यू सर। धन्यवाद।